है दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड यूपीएससी। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया। मतलब क्या है, जो पुर्तगाली शक्ति इंडिया में स्थापित हुई थी इसका पतन होता है। क्यों? क्योंकि डच और ब्रिटिश जो है इंडिया में एंटर होते हैं। तो इसके क्या रीजन थे, हम इसके बारे में देखने वाले हैं आज। तो आज का ये वीडियो जो है पुर्तगाली टॉपिक के ऊपर में लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम शुरू कर देंगे डच के बारे में और ब्रिटिश के बारे में पढ़ना, ठीक है? तो देखो, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 17th century, the Portuguese Empire in the East almost ended, was replaced by the Dutch and British। अब होता क्या है, इंडिया में डच और ब्रिटिश की एंट्री हो जाती है और ये क्या करते हैं, पुर्तगालियों को प्रतिस्थापित मतलब रिप्लेस कर देते हैं। इनसे वॉर होंगी, मतलब डच जो है पुर्तगालियों से पहले लड़ाएंगे, देन ब्रिटिश भी आएंगे। ब्रिटिश क्या करेंगे, डच को पराजित कर देंगे। मतलब डच जो है पुर्तगालियों को पराजित करेंगे, फिर डच को पराजित कौन करेंगे, ब्रिटिश जो है दोनों को पराजित करेंगे। मतलब एक तरह से पुर्तगालियों से भी इनका युद्ध होगा और डच से भी इनकी वॉर होगी। तो ठीक है, तो अब हम रीजन देख लेते हैं कि क्या रीजन थे पुर्तगाली शक्ति का पतन होने का। तो देखो, सबसे पहला रीजन है इनकी जो है पॉलिसी ऑफ सेवेज प्राइवेसी। मतलब ये समुद्र की लूटपाट नीति थी ना इनकी, जो समुद्र में लगातार ये लूटपाट करते थे। एक रीजन ये था, क्या था, उनकी समुद्री डाकुओं के रूप में प्रसिद्धि ने स्थानीय शासकों के मन में उनके विरुद्ध शत्रुता का भाव पैदा कर दिया। पुर्तगाल की लगातार हिंद महासागर में डकैती और लूटमार की नीति रहती थी। हिंद महासागर में इससे भी यहाँ के शासक और व्यापारी परेशान थे, इसलिए इन व्यापारियों को डच और ब्रिटिशों का विकल्प मिला। उन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों के साथ व्यापार करना बंद कर दिया और पुर्तगालियों का विरोध भी तेज कर दिया और पुर्तगालियों के पतन के लिए जिम्मेदार रहा। मतलब क्या है, अब मान लो अरब व्यापारी और इंडियन व्यापारी के लिए क्या करना पड़ता था, इनको जो है पुर्तगालियों से परमिट लेना पड़ता था। अगर इंडियन ओशन से अगर ट्रेड करना है तो क्या होता था, जो परमिट नहीं लेते थे ना, तो ये क्या करते थे, पुर्तगाली इनके जहाज को जो है लूट लेते थे। अब मान लो इससे क्या हो गए थे, इससे जो है जो इंडिया के स्थानीय मतलब लोकल रूलर था या शासक था, ये भी परेशान हो गया था इनकी लूटपाट नीति से। तो जैसे ही इंडिया में क्या होते हैं, ब्रिटिश और डच आते हैं ना, तो ये स्टार्टिंग में क्या करते हैं, लूटपाट की नीति वगैरह, क्योंकि इनको जो है इंडिया में अपनी पावर इस्टेब्लिशमेंट करनी होती है। तो ये क्या करते हैं, जो इंडिया के शासक होते हैं इनसे काफी अच्छे संबंध बनाकर जो है कहते हैं कि देखो भाई, ये जो पुर्तगाली जो आपको लूटपाट कर रहे हैं ना समुद्र में, हम क्या करेंगे, इनसे वॉर करेंगे, हम पुर्तगाली को हराएंगे और आपके जहाज जो है व्यापार कर सकेंगे, हम आपके जहाज को नहीं लूटेंगे। तो जो लोकल रूलर थे, जो स्थानीय शासक थे ना, वो डच और ब्रिटिश के साथ हो गए। तो एक रीजन ये था इनके पतन का, मतलब डिक्लाइन का। देन सेकंड क्या था, पुर्तगालियों की कठोर धार्मिक नीति। अब जो अल्बरुक इंडिया में आया था, इसने क्या किया था, हिंदू महिलाओं के साथ विवाह नीति अपनाई थी। क्यों अपनाई थी? क्योंकि ये क्या करना चाहता था, इंडिया के लोगों को जो है ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाहता था। देखो, पुर्तगालियों की कट्टर धार्मिक नीतियों ने उन्हें भारत के हिंदू मुसलमान दोनों से दूर कर दिया। मतलब क्या था, इनका जो है जबरन ईसाई धर्म में जो है कन्वर्शन हो रहा था। तो इससे भी जो है यहाँ के शासक, यहाँ के लोग जो है पुर्तगालियों से नाराज थे। एक रीजन ये भी था क्योंकि अब अंग्रेज और डच आ गए थे इंडिया में, तो इनको एक विकल्प मिल गया था इनको हराने के लिए। तो एक रीजन ये भी था। देन सेकंड, डच और ब्रिटिश का भारत आगमन। अब होता क्या है, डच और ब्रिटिश के भारत आगमन ने भी पुर्तगालियों के पतन में योगदान दिया। उन्होंने डच और अन्य यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा। मतलब किससे, अब पुर्तगाली अकेले भारत में थे, परंतु डच और ब्रिटिश जैसे आए, इनको क्या करना पड़ा, इनसे संघर्ष करना पड़ा। डच भी लड़ेंगे पुर्तगालियों से, ब्रिटिश भी लड़ेंगे पुर्तगालियों से, तो इससे जो है बिखर जाते हैं। वास्तव में पुर्तगाली आर्थिक और राजनीतिक रूप से दूसरी पश्चिमी शक्तियों से प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन करने में असक्षम थे। मतलब क्या थे, ये जो ब्रिटिश और डच थे ना, इनका जो देश था आर्थिक और राजनीतिक मतलब इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग था और पॉलिटिकली भी स्ट्रांग था, और ये जो है देश इनको सपोर्ट कर रहे थे। ब्रिटिश भी जो है अपने नौसेनी यानी कि जो नेवी थी इंडिया में, इनको सपोर्ट कर रहा था, एंड डच को भी सपोर्ट मिल रहा था। परंतु पुर्तगाल जो देश था, पुर्तगाल को जो राजा था ना, वो आर्थिक और राजनीतिक रूप से जो कमजोर था, और इनको जो है अपने देश से सपोर्ट नहीं मिला पुर्तगालियों से। क्यों नहीं मिला, इसका भी रीजन है, आगे हम देखेंगे। तो तीसरा रीजन ये हो गया पुर्तगालियों का पतन होने का इंडिया से। देन वास्को डिगामा तथा अल्बरुक जैसे दूरदर्शी एवं कूटनीतिक व्यक्तियों का अभाव रहा। उनके अयोग्य उत्तराधिकारियों में साफ दिखाई दे रहा था। मतलब क्या था, वास्को डिगामा काफी चालाक था। मतलब ये जो कूटनीति या डिप्लोमेसी अपनाता था, ये अच्छी तरीके से इंडिया में लागू कर सकता था। अल्बरुक भी जो है, इसने ये जो है हिंदू महिलाओं के साथ जो है विवाह की नीति अपनाई। देन वास्को डिगामा जब आया, इसने जो है फैक्ट्री की भी स्थापना की और फौज की भी स्थापना की। तो ये व्यक्ति अच्छे थे, मतलब कूटनीति में सफल थे, परंतु इनके जो आगे वाले उत्तराधिकारी थे, जो आगे वाले आने वाले गवर्नर होंगे, वायसराय होंगे,
तो ये जो है इतने चालाक और इतने होशियार नहीं थे जो इंडिया के स्थानीय शासकों को जो है प्रभावित कर सके। तो एक रीजन ये भी था। ध्यान, पुर्तगाल पर स्पेन का कब्जा। अब क्या है, पुर्तगाल पर क्या होता है, स्पेन का कब्जा होता है और स्पेन जो है डच पर भी जो है एक समय में गुलाम होता है, डच भी। तो इसलिए डच क्या करते हैं, पुर्तगाल को अपना दुश्मन समझते हैं। क्यों, जब पुर्तगाल और स्पेन एक हो जाता है तो डच मानते कि यार देखो स्पेन ने हम पे कब्जा किया था, एक तरह से इनको गुलाम बना के रखा था, पुर्तगाल का भी इसमें हाथ था। तो जब डच इंडिया में आते हैं ना, तो पुर्तगालों की बहुत पिटाई करते हैं, क्योंकि ये भी सोचते हैं कि इनका भी इनडायरेक्टली हाथ था, जो डच ने हमें जो गुलाम बना के रखा था ना, ये भी स्पेन को सपोर्ट कर रहे थे। अब होता क्या है, 1580 में पुर्तगाल पर स्पेन का कब्जा हो जाने के कारण पुर्तगाली अपनी वास्तविक स्वतंत्रता खो बैठा। होता क्या है, 1580 में जब पुर्तगाल और स्पेन एक हो जाते हैं तो इससे पुर्तगाल के ऊपर किसका प्रभाव आ जाएगा, स्पेन का। और स्पेन का ध्यान सबसे ज्यादा कहा था लैटिन अमेरिका में, अमेरिका पर था। इस वजह से पुर्तगाल का ध्यान भी लैटिन अमेरिका की तरफ चला गया। मतलब जो स्पेन और पुर्तगाल एक हो गया था, तो स्पेन का ध्यान जो है, इंटरेस्ट जो है इंडिया की तरफ नहीं था, मतलब साउथ ईस्ट एशिया में नहीं था। ये इन्होंने जो है लैटिन अमेरिका पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया था। तो इससे क्या हो गया, पुर्तगाल का ध्यान भी जो है इनडायरेक्टली लैटिन अमेरिका पर चला गया और इंडिया पर इनकी पकड़ जो है कमजोर साबित हो रही थी, क्योंकि इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था स्पेन के राजा के अंडर में। तो एक रीजन ये भी था। देन समाज में जो है कुलीन वर्ग का प्रभुत्व था, मतलब डोमिनेंस ऑफ द इलाइट इन द सोसाइटी। अब मेरे को एक बात बताओ, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, अब इनके कुछ सलाहकार भी होते हैं। अब इनके जो सलाहकार होंगे, जो प्राइम मिनिस्टर को जो सलाह देंगे, वही नीति जो है इंडिया में लागू करेंगे। तो होता क्या है, जो पुर्तगाल का जो राजा है या स्पेन का जो राजा था, एक ये जो एक हो जाते हैं, समाज में कुलीन वर्ग का प्रभुत्व था। व्यापारियों को इतना सामाजिक प्रभाव नहीं था कि वह राज्यों को अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रभावित कर सके। जैसे जब डच और ब्रिटिश इंडिया में आते हैं तो इनके देश जो है इनको सपोर्ट करते हैं। इंडिया इसके जो वॉर होती है ना, ब्रिटेन भी सपोर्ट करेगा अपने देश को और डच भी करेगा, परंतु पुर्तगाल का देश का जो राजा होता है ना, वो इनको सपोर्ट नहीं करता उतना। तो इसलिए भी एक रीजन ये भी होता है इनके पतन का। देन अब जो द इंग्लिश नेवी वॉज द बेस्ट। अब क्या होता है, अंग्रेजों की नौसेना जो है ना सर्वश्रेष्ठ थी। मतलब ये जो पुर्तगाल की नेवी थी स्ट्रांग थी, इन्होंने जो है इंडिया ओशन पर जो है पकड़ बना के रखी थी अपनी, परंतु इनसे भी मजबूत जो है ना अंग्रेजों की नौसेना थी, डचों की नौसेना थी। इसलिए भी जो है पुर्तगाली का पतन होना निश्चित था इंडिया में, क्योंकि अब इन्होंने क्या किया, जैसे पुर्तगालियों ने क्या किया था, अरब ट्रेडर्स को हटाकर इंडियन ओशन पर अपनी मोनोपोली स्टेब्लिशमेंट की थी। अब ब्रिटिश क्या करेंगे, पुर्तगालियों को हटाकर जो है अपनी मोनोपोली स्टेब्लिशमेंट करेंगे। देन ब्राजील की खोज के बाद उनका भारत की ओर ध्यान कम हो गया। मतलब इन्होंने जो है ब्राजील की भी खोज की थी पुर्तगालियों ने, तो इनका इंटरेस्ट अब ब्राजील में बढ़ने लगा और भारत की तरफ इनका ध्यान जो है कम होने लगा। अब देखो ये हो गए इनके पतन के रीजन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो इंडिया से इनका पतन हो गया, पुर्तगाली का मतलब ये नहीं कि ये इंडिया से चले जाएंगे। सिर्फ इतना ही है कि ये इंडिया के राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल और इकोनॉमी की जो पावर बनने की कोशिश कर रहे थे ना इंडिया में, ये नहीं करेंगे। इंडिया से ट्रेड अभी भी इनका चलता रहेगा। अब जो है क्या करेंगे, पॉलिटिकल और इकोनॉमी के लिए जो मोनोपोली एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, ब्रिटिश करेंगे। मतलब इंडिया पे राज करने का जो सपना है ना, वो अंग्रेजों का है। अब पुर्तगाल जो है इंडिया पे राज करने का सपना जो होता है इनका, ये भूल जाते हैं, ठीक है। ये चुपचाप इंडिया में ट्रेड करेंगे, क्योंकि पुर्तगाल आते सबसे पहले इंडिया में और जाते कब है वापस, 1961 में। मतलब ये आते कब है, 1498 में इंडिया में एंटर होते हैं और इंडिया से जाएंगे कब, 1961 में। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इनके पतन का मतलब ये नहीं है कि इंडिया से चले जाएंगे, ठीक है। कुछ व्यापारी अभी भी रहेंगे और व्यापार करते रहेंगे। तो ये हो गए इनके पतन के रीजन। देन अब हम देखते हैं कि जो पुर्तगाली इंडिया में आए थे ना, तो इन्होंने इंडिया को कुछ देन दे दी, मतलब इनका कुछ कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि इन्होंने जो है लगभग 100 सालों तक इंडिया पे राज किया था। तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन था इंडिया में, ये भी हम देख लेते हैं। तो देखो इन्होंने क्या की थी, तंबाकू की कृषि मतलब कल्टीवेशन जो शुरू किया था। आज के लोग जो तंबाकू खाते हैं ना, ये आया था पुर्तगाल से। देन उन्होंने भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट पर कैथोलिक धर्म का प्रसार किया। वे भारत और एशिया में ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले प्रथम यूरोपीय थे। मतलब क्या था, जो पुर्तगाल आया था ना, पुर्तगाल के राजा ने बोल के ही भेजा था कि आपको जो है कैथोलिक धर्म, जो ईसाई धर्म की शाखा होती है ना, तो कैथोलिक धर्म का जो है आपको प्रसार करना है इंडिया में, और ईसाई धर्म की संख्या जो है बढ़ानी है। एक कंट्रीब्यूशन ये भी था। देन उन्होंने जो है 1556 ईस्वी में जो है गोवा में भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस की इस्टेब्लिशमेंट भी किया था। देन सर्वप्रथम उन्होंने कार्टस प्रणाली के माध्यम से ये भी बताया कि कैसे समुद्र और समुद्री व्यापार पर सर्वोच्चता स्थापित की जाए। इस प्रणाली के तहत कोई भी जहाज अगर पुर्तगाली क्षेत्र से गुजरता तो उससे पुर्तगाली उससे परमिट लेना पड़ता था।
अन्यथा उन्हें पकड़कर सारा सामान युद्ध सामग्री समझकर हड़प लिया जाता था। अब देखो, इस पॉइंट को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इस पर जो है ना मैं प्रीवियस वीडियो बना चुका हूँ सेपरेट, इसी पर जो है मेरा एक वीडियो है, आप ये वीडियो देख लेना, ठीक है। देन इन्होंने जो है जहाज का निर्माण करना भी सिखाया इंडिया में, मतलब शिप बिल्डिंग। देन भारत में गोतिक स्थापत्य कला पुर्तगाली भी देना। गोतिक स्थापत्य कला क्या है, ये है जो मैंने इमेज डाली है ना, ये है, इसको बोला जाता है गोतिक स्थापत्य कला, यानी कि एक चर्च वगैरह बोल लो एक तरह से। देन पुर्तगालियों ने ही अन्य यूरोपीय शक्तियों का भारत में प्रवेश करने का मार्ग दिखाया। अब देखो, इंडिया से जो है ट्रेड करने के नए मार्ग की खोज किसने की थी, इसको जो है मैं लेक्चर 1 में बता चुका हूँ, यहाँ पर मैं ये रिपीट नहीं करने वाला हूँ। वास्को डिगामा जो है इंडिया से ट्रेड करने के लिए क्या करता है, एक नए समुद्री मार्ग की खोज करता है। अब कई बुक में क्या लिखा है, वास्को डिगामा ने जो है इंडिया की खोज की है, परंतु ये फैक्ट गलत है। क्यों? क्योंकि वास्को डिगामा ने इंडिया की खोज नहीं की है। इंडिया वास्को डिगामा आने से पहले भी जो है ना, कई व्यापारी इंडिया से ट्रेड कर रहे थे। इटली इंडिया से एक तरह से ट्रेड कर रहा था, बट वास्को डिगामा ने क्या किया, जो लैंड रूट से जो ट्रेड हो रहा था ना, इसके बदले इसने क्या किया, एक नए समुद्री मार्ग की खोज की इंडिया से ट्रेड करने के लिए। तो एक योगदान ये भी था। देन अब देखो, इनका हमने क्या पढ़ लिया, पतन भी पढ़ लिया, कि क्या रीजन थे पुर्तगालियों के पतन होने के। देन हमने ये भी पढ़ लिया कि इन्होंने जो है इंडिया में क्या कंट्रीब्यूशन दिया था। अब लास्ट में हम ये पढ़ लेते कि जब पुर्तगाली इंडिया में आए थे ना, तो इंडिया में क्या, उस समय इंडिया की क्या स्थिति थी, ठीक है। तो देखो, भारत में पुर्तगालियों ने जिस समय आगमन किया, उसने पूर्वी व्यापार को हासिल करने में उनकी अत्यधिक मदद की। गुजरात के सिवाय जहां शक्तिशाली महमूद बेगोड़ा का शासन था, समस्त उत्तर भारत कई छोटी शक्तियों के बीच विभाजित था। क्यों था, देखो, अब होता क्या है, दिल्ली सल्तनत के अंदर में जो है इतने जो वंश थे, इन्होंने राज किया। अब ये टॉपिक जो है मिडाइवल हिस्ट्री का है, तो ये टॉपिक मैं मिडाइवल हिस्ट्री में ही कवर करूंगा, परंतु मैं बता रहा हूँ कि कंडीशन क्या थी, देखो। दिल्ली सल्तनत के अंदर में लास्ट शासन किसका था, लोधी वंश का था। इनका शासन का ईयर देखो, 1440 से लेकर 1526 थे। अब पुर्तगाली कब आए थे इंडिया में, 1498 में। तो होता क्या है, लोधी वंश जो है ना कमजोर होने के कगार पर होता है। क्यों? क्योंकि मुगल साम्राज्य जो होता है, जो बाबर होता है ना, ये लगातार आक्रमण करता है दिल्ली सल्तनत पर, मतलब लोधी वंश पर जो है। अब इसकी स्थापना किसने की थी, लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी। अब बहलोल लोधी का लास्ट शासक कौन होता है, इब्राहिम लोधी। अब इब्राहिम लोधी पर बार बार अटैक करता है मुगल साम्राज्य, मतलब बाबर। तो ये बाबर जो है इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है। अब जैसे ही मुगल साम्राज्य जो है इंडिया में आता है, तो क्या होता है, ये पुर्तगालियों से थोड़ी ना लड़ेगा। अब इसने जो है वॉर जीती, तो क्या होता है, जैसे ही इंडिया से ये पानीपत का जो फर्स्ट वॉर होती है, इसमें इब्राहिम लोदी को हरा देता है। तो दिल्ली सल्तनत बिखर जाता है और छोटे छोटे इकाइयों में जो इसके अंदर में जो रूलर थे या राज्य थे ना, ये बिखर जाते हैं और अपने आप को आजाद घोषित कर देते हैं। अब बाबर इंडिया में आएगा तो क्या करेगा, सबसे पहले जो जिस राजा ने खुद को आजाद घोषित किया, मुगल साम्राज्य जो है उनको अपने अंडर में लेने की कोशिश करेगा। तो मुगल साम्राज्य जैसे ही इंडिया में आता है, तो ये क्या होता है, इंडिया के इंटरनल वॉर में बिजी हो जाता है। जब इंडिया में बाबर एंटर करता है, तो पानीपत के युद्ध के बाद भी कई युद्ध होते हैं, जैसे खानवा का युद्ध होता है 1527 में, फिर चंदेरी का युद्ध होता है 1529 में, फिर घाघरा का युद्ध होता है 1529 में। तो क्या होता है, आपस में जो इंटरनल वॉर्स भी हो जाती है। तो इससे फायदा किसका होता है, इससे फायदा जो है पुर्तगाली का होता है, क्योंकि पुर्तगालियों के ऊपर में ध्यान देने को समय ही नहीं मिलता बाबर को। एक रीजन ये था कि ये कौन सी कंडीशन थी, ये नॉर्थ इंडिया की कंडीशन थी। अब साउथ में क्या था, साउथ में भी जो है दक्कन में बमनी साम्राज्य या दक्कन सल्तनत भी इसको बोलते हैं, छोटे छोटे राज्य में जो है बिखर गया था। कोई भी शक्ति ऐसी नहीं थी जिसके पास नौसैनिक शक्ति हो, और ना ही उन्होंने अपनी नौसैनिक शक्ति को विकसित करने के बारे में सोचा। देखो, अब साउथ इंडिया में क्या था, विजयनगर और दक्कन सल्तनत, इसको बमनी सल्तनत भी बोलते हैं, ये जो है प्रतिद्वंदी थे एक दूसरे के। अब विजयनगर साम्राज्य क्या चाहता था, ये इस पर जो है इस्टेब्लिश, यानी कि इस पर एक्सपेंशन करना चाहता, जो दक्कन सल्तनत का रूल था ना। तो विजयनगर चाहता था कि इसको हरा कर जो है मैं इसके एरिया पर एक्सपेंशन करूं। और दक्कन सल्तनत क्या चाहता था, या बमनी सल्तनत ये चाहता था कि मैं विजयनगर साम्राज्य को हरा कर जो है अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिशमेंट करूं। मतलब दोनों में वॉर क्यों हो रही थी, ये दोनों जो है अपनी सुप्रीमेसी जो है इस्टेब्लिशमेंट करना चाहती थी। देखो, विजयनगर साम्राज्य के अंदर में विजयनगर की स्थापना किसने की थी, संगम वंश के जो हरि और बुक्का नामक दो भाई थे ना, इन्होंने स्थापना की थी। फिर इनके बाद कौन सा वंश आया, सुलु वंश आया, फिर तुलु वंश आया, फिर अरविंद वंश आया, ठीक है। इसके बारे में हम मिडियावल हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, परंतु मैं यहाँ पर आपको कंडीशन बता रहा हूँ कि जब
वो पुर्तगालियों ने एंटर किया तो इंडिया में क्या कंडीशन थी। ये जो है साउथ इंडिया की कंडीशन है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया की कंडीशन मैं पीछे बता चुका हूँ आपको। तो ये जो है आपस में लड़ने की वजह से पुर्तगालियों को क्या मिला, पुर्तगालियों को समय मिल गया इंडिया के कोस्टल लाइन पर जो है डेवलप होने के लिए। देखो पुर्तगालियों ने क्या किया था, इंडिया के जमीन पर जो है एंटर नहीं किया था, क्योंकि इंडिया की जमीन पर अभी भी जो है मुगल साम्राज्य जो है खुद को स्थापित करने में लगा था। और जमीन पर जो है इंडिया की शक्ति बहुत स्ट्रांग थी, ठीक है। पुर्तगाली जो है यहाँ पर अपनी शक्ति स्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकते थे। पुर्तगालियों ने क्या किया, यहाँ जो कोस्टल लाइन दिख रही है ना आपको इंडिया की, यहाँ पर सबसे पहले कब्जा किया और अपने आप को मजबूत कर लिया। और ये जो विजयनगर है ना, एक तरह से विजयनगर को सपोर्ट भी था पुर्तगालियों का। देन बमनी सल्तनत के अपोजिट में जो है वॉर हो रही थी। तो साउथ इंडिया में क्या थी, साउथ इंडिया में भी जो है कई छोटी छोटी इकाइयों में जो है शासन चल रहा था, और इनके दोनों के बीच में वॉर चल रही थी। और नॉर्थ इंडिया में भी जो है वॉर चल रही थी, बाबर जो है इंटरनल वॉर में बिजी हो गया था। तो इससे फायदा किसका हुआ, इससे फायदा जो है पुर्तगाली होगा। क्यों, क्योंकि जमीनी स्तर पर इंडिया के शासक अपने इंटरनल वॉर में बिजी थे, और इन्होंने क्या किया, खुद को जो है कोस्टल लाइन पर तब तक डेवलपमेंट कर ली, यानी कि इन्होंने जो है बेस स्थापित कर दिए, फैक्ट्री स्थापित कर दी, इसलिए जो है इनका विरोध किसी के द्वारा नहीं हुआ। और होता क्या है, जो ये साउथ इंडिया होता है ना, इन पर जो है डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था मुगल शासक का, इनडायरेक्ट कंट्रोल था। मतलब जो सामंत होते या जो वजीर होते या जो नवाब होते ना, इनके माध्यम से शासन चल रहा था। मतलब डायरेक्टली शासन में नहीं था, मुगल शासन के कंट्रोल में नहीं था साउथ इंडिया। ध्यान, अब देखो जमीन पर भारत और एशिया की नौसैनिक शक्ति बहुत अधिक थी, किंतु उनके मुकाबले मुट्ठी भर पुर्तगाली सैनिक समुद्र में अपनी स्थिति बनाए रखने में सफल रहे, और मुगलों की जहाज रानी के लिए खतरा पैदा करके मुगल सम्राट से भी व्यापार संबंधी छूट प्राप्त की। अब क्या था, जो मुगल सम्राट अभी जो बाबर इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा इंडिया में, मतलब खुद को मजबूत कर लेंगे, परंतु ये क्या करता है, कभी भी अपनी नेवी स्ट्रांग करने की कोशिश नहीं करता। ये क्या होता है, पुर्तगाली नेवी पर जो है डिपेंड होते हैं, इसलिए जो है शाहजहां हो गया, अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, इनके नेवी पर डिपेंड रहते हैं पुर्तगाली पर। इनके जो है रिश्ते खराब और बनते बिगड़ते रहते हैं। इसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पर वो टॉपिक रिलेवेंस नहीं है, इसलिए मैं ये टॉपिक छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ध्यान, पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी में होमरूज से लेकर मलय स्थित मलक्का और इंडोनेशिया के मसाले द्वीप तक एशिया के पूरे समुद्र तट पर अधिकार क्षेत्र बढ़ाने तथा यूरोपीय प्रतिबंधियों से अपने व्यापारिक एकाधिकार मतलब मोनोपोली को अ, सुरक्षित रखने के लिए लगातार वॉर लड़ी या लड़ाई लड़ी, ठीक है। जहां तक अरब व्यापारियों और जहाजों के मालिकों का संबंध है, जिन्होंने पुर्तगालियों के आने से पूर्व तक हिंद महासागर मतलब इंडियन ओशन के व्यापार पर वर्चस्व कायम किया हुआ था, वे पुर्तगाली संगठन एवं एकता से बराबरी नहीं कर सके। मतलब क्या है, इंडिया पे जो ये यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, एक मिनट, ये जो इंडियन ओशन है, ठीक है, पहले मैं बता चुका हूँ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये जो एरिया है, ठीक है, एक ये ट्रेडिंग रूट हुआ है इटली से, एक ट्रेडिंग रूट ये, और ये, और ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर किसका कब्जा था, सबसे पहले अरब ट्रेडर्स का कब्जा था। अब अरब ट्रेडर्स को हटाकर जो है पुर्तगालियों ने क्या किया, इस एरिया पर अपनी मोनोपोली स्टेब्लिशमेंट की। क्योंकि पुर्तगालियों की नेवी भी स्ट्रांग थी, और इनके जो अधिकारी आ रहे थे ना, इनमें एकता थी, इनमें जो है संगठन अच्छा था, इनका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा था। जबकि अरब ट्रेडर्स में एकता और संगठन में इनकी कमी थी, इसलिए जो है ये पुर्तगालियों से पराजित हो गए थे। एक रीजन ये भी है इनका, मतलब जो पुर्तगाली स्टेब्लिशमेंट हुए इंडिया में। तो देखो, ये वीडियो यहाँ पर हो जाती है दोस्तों समाप्त। थैंक यू फॉर विजिटिंग टू माय चैनल, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू द मैक्सिमम। नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड वेरी सुन। अब क्या है, ये जो पुर्तगाली ऊपर हमने वीडियो बनाए, ये जो है पुर्तगाली के ऊपर में लास्ट टॉपिक था, ठीक है। अभी हमारा पुर्तगाली के ऊपर में कुछ छूटा नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो अराइवल ऑफ डच, जो डचों का आगमन होता है इंडिया में, और जो डच है ना पुर्तगाली को रिप्लेसमेंट करने की कोशिश करेंगे, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में डच टॉपिक के साथ।